रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। और इसमें लिखेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं। देशांतर रेखाओं की विशेषता यह है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखाएं बनाई गई हैं वही क्या है? देशांतर रेखा। लिखेंगे इसी में आगे कुल देशांतर रेखा। कुल देशांतर रेखा। कुल देशांतर रेखा कितनी है? 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बोलो 360। आगे लिखेंगे भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। कितना? 111.32 किलोमीटर। तथा ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होती है। तथा ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होती है। और न्यूनतम कितनी होगी? 0, 0। ओके, आगे लिखो। इन्हीं में आगे लिखेंगे 0 डिग्री देशांतर। कौन सी देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। उसके बाद में लिखेंगे ग्रीनविच रेखा। इसी 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। और इसका अलग से नाम क्या हो गया? प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा। उसके बाद में विश्व समय का निर्धारण करती है, इसी कारण इसका नाम है प्रधान समय रेखा। प्रधान समय रेखा से ही हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसी का एक नाम है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से जो समय निर्धारित होता है उसे ग्रीनविच मैन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मैन टाइम, GMT जो है ये ग्रीनविच मैन टाइम है, विश्व समय है, अंतरराष्ट्रीय समय है। लिखो यह रेखा कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। हाँ, यह रेखा पृथ्वी के मध्य, किसके मध्य? पृथ्वी के मध्य उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है, ध्रुव तक बनाई गई है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा है, ये पृथ्वी के मध्य है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के पृथ्वी के मध्य है। लिखिए यह 8 देशों से गुजरती है। यह 8 देशों से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा बोलो
कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से। वो 8 देश कौन कौन से हैं? लिखो। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माले, बुर्किना फासो, टोगो। ये 8 देश हैं जो ग्रीनविच रेखा पर स्थित हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माले, बुर्किना फासो व टोगो। ये देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषता है, आगे और लिखेंगे इन्हीं में। और लिखिएगा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों आपस में कहां पर क्रॉस करती हैं? अटलांटिक महासागर में। दोनों आपस में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का ही दूसरा नाम बोलो क्या है? अंध महासागर में क्रॉस करती हैं। अंध महासागर में क्रॉस करती है। अफ्रीका के तट पर गिनी की खाड़ी में दोनों प्रधान रेखा हैं। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी के मध्य है, जबकि 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी के मध्य है, लेकिन उत्तर से दक्षिण। लिखो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्रफल को, देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्रफल को गोरे या गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्रफल को गोर या गोरे। आगे देखते हैं इसमें। तो लिखोगे देशांतर रेखा लंबाई में बराबर होती है। क्या होती हैं? बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल बराबर था, वो समांतर रेखा था, और ये लंबाई में समान होती हैं लेकिन समांतर नहीं होती। लंबाई में समान होंगी। ये मार्कर पृथ्वी है, इसका ये निब जो दिख रही है ये उत्तरी ध्रुव है, और ऐसी ही निब यहाँ हो तो दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से ये रेखा बनी और दक्षिणी ध्रुव तक आ गई, यही इधर घूमकर ये जा रही है, तो लंबाई सभी की ध्रुवों पर जाकर मिलेंगी। शर्त इनकी ये है, इनकी शर्त ये है, अरे मैप में ऐसा दिखता है, इनकी शर्त ये है ये दोनों ध्रुवों पर जाकर मिलेंगी। ऐसे अगर ये ऐसे सीधी बनाई जाती तो लंबाई में समान नहीं होती, लेकिन शर्त यह है ये तो ध्रुवों पर जाकर क्रॉस करेंगे। इस उदाहरण से समझे ना, तो ये लंबाई में समान होती हैं लेकिन बीच का क्षेत्रफल समान नहीं होता, अर्थात ये समांतर रेखा नहीं है, लंबाई में बराबर है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की
लंबाई बराबर नहीं होगी लेकिन बीच की दूरी समान रहेगी तो ये समांतर रेखा, ये लंबाई में समान है, वो समांतर रेखा थी। आगे लिखेंगे इसी में ही, लिखो दो देशांतरों के मध्य, ये समय का निर्धारित करेंगे, दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल, समय अंतराल 4 मिनट का होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि देशांतर रेखाओं के मध्य समय में कितना अंतर है, 4 मिनट का। 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर रेखा घूम जाती है और 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं, 1440 मिनट, और एक दिन रात हो जाता है। अब देशांतर रेखा कल आपने पढ़ी थी, 2 प्रकार की होती हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतरों में 4 मिनट समय प्लस होगा, पश्चिमी देशांतरों में 4 मिनट समय माइनस होगा। किस समय में होगा? ग्रीनविच समय में, अंतरराष्ट्रीय समय में। लिखो पूर्वी देशांतरों में, पूर्वी देशांतरों में प्रत्येक देशांतर पर, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ता है, 4 मिनट समय बढ़ता है। तथा पश्चिमी देशांतरों में, तथा पश्चिमी देशांतरों में 4 मिनट समय कम होता है, 4 मिनट समय कम होता है। लेकिन होता किसमें है? ये प्लस माइनस ग्रीनविच समय में होता है, ग्रीनविच समय में। किसी भी देश के समय की तुलना अब किससे होगी? ग्रीनविच समय से होगी। और इसी आधार पर विश्व समय को कितने समय जोन में बांटा है? 24। अब जिस देश से जितनी अधिक देशांतर गुजरेंगे उस देश में उतने ही अधिक टाइम जोन, समय जोन हो जाएंगे। समझ गए ये बात? भारत में कितने समय जोन हैं? 1। भारत से कुल कितनी देशांतर गुजरती हैं लगभग आप देखते हैं तो बोलो। भारत में देशांतरीय विस्तार पश्चिम से शुरू होगा, यहाँ से गुजरात से, सरक्रिक से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और वालांगू कीबुथु जब सबसे पूर्वी छोर है भारत का, यहाँ देशांतरीय विस्तार खत्म, भारत का क्षेत्रफल खत्म। ये कितने डिग्री देशांतर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत तो पूर्वी देशांतरों में है। अब भारत से लगभग कुल कितनी देशांतर गुजरी? 29। भाई 68 से 29 तक, 97 तक चले तब। एक देशांतर का मतलब 4 मिनट, तो 29 देशांतरों का मतलब कितना हो जाएगा? 29 गुना 4 116 मिनट। भारत में तो पूर्व से पश्चिम समय में अंतराल 116 मिनट, लगभग 2 घंटे का है बीच का। अब जिस भी देश के मध्य से जो देशांतर गुजरेगी उसी से उस देश का निश्चित समय लिया जाता है। विश्व के मध्य से जो गुजरती है ग्रीनविच, ये विश्व समय बना दिया। अब भारत में तो 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया कि नहीं। लेकिन जिन देशों में जितने अधिक देशांतर गुजरेंगे उनमें उतने ही टाइम जोन बना दिए जाते हैं। अब विश्व में कुल कितने टाइम जोन हैं? लिखो विश्व में 24 समय जोन है।
विश्व में 24 समय जोन है। अब लिखोगे सर्वाधिक समय जोन। सर्वाधिक समय जोन फ्रांस 12, रूस 9। मार्च 2010 से पहले रूस में 11 थे, 2 कम कर दिए तो कितने बचे? 9। उसके बाद में अमेरिका 7, कनाडा 6, ऑस्ट्रेलिया 3। ये समय जोन है अलग अलग। भारत में तो एक ही समय जोन है और वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। लिखो भारत का निश्चित समय। भारत का निश्चित समय, फिक्स समय, निश्चित समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रहण किया गया है। भारतीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रहण किया गया। 82.5 को आप 82 डिग्री 30 मिनट भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक देशांतर में 60 मिनट होती। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा। इलाहाबाद, इलाहाबाद का ही नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इलाहाबाद का केवल क्या था? प्रयाग। नैनी, मिर्जापुर से गुजरती है। 3 शहर हैं ये, तीनों ही यूपी के हैं, जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? गंगा। वैसे 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम भी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। आगे लिखेंगे भारतीय समय। नैनी, मिंकी वेधशाला भी है यहां पर। भारतीय समय ग्रीनविच समय से, भारतीय समय, अरे समझ तो पा रहे हो ना पीछे तक? भारतीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे या 330 मिनट या सेकंड कितने हो जाएंगे? 19,800 सेकंड आगे है। जो भी ऑप्शन हो मिनट, सेकंड, घंटों का, वो आप बता सकते हैं। ये देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण हुआ। अब देखो इसी में बात करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? ग्रीनविच। एक होगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान देना एक बार, ये ग्लोब रूपी पृथ्वी का एक हिस्सा ही तो आपको दिख रहा है, और इसमें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी के जस्ट मध्य ये रेखा कौन सी बन गई? 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इससे इधर 12 घंटे 180 मानना हमने, यहाँ तक भी क्या माना? 180। ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। ऐसे ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जा रही हैं। अब इधर भी 180, इधर भी 180 माना, प्लस एक बीच में
कितनी माने 361, जैसे 0 डिग्री अक्षांश को काउंट किया था। इसमें ये जो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच ग्लोब के एक साइड में आपको दिख रही है, अब इस ग्लोब को प्लाई को हटाकर पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये दो जो आपको दिख रही हैं लास्ट, ये मिलकर एक होंगी कि नहीं, और मिलकर एक होते ही ये जस्ट किसके विपरीत जाएगी, 0 डिग्री देशांतर के विपरीत मिलेंगी कि नहीं। तो एक साइड में तो ये 0 डिग्री देशांतर प्रधान समय रेखा जो घंटों का समय में विभाजन कर रही है, और इसी के जस्ट विपरीत मिलकर 24 घंटे पूरे होकर एक दिन बदलेगा कि नहीं, और ये दोनों मिलकर ही तो 180 बनी। तो इसके जस्ट विपरीत जो 180 है, ये बात समझ में आई कि नहीं, वही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वहां से एक दिन पूरा हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये समझ तो गए ना, इसके जस्ट विपरीत जो है वही क्या है, 180, और उसे ही नाम मिला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो ग्रीनविच है, एक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतरे है। लिखो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा निर्धारण, इसका निर्धारण कब हुआ, 22 अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1884। निर्धारण कहाँ पर हुआ, वाशिंगटन, अमेरिका में। विश्व भूगोलवेताओं ने 22 अक्टूबर 1884 को मिलकर यह बना दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी माने, अंतर्राष्ट्रीय तथ्य रेखा, जहां से दिन बदलता। जब समुद्री यात्राएं होती हैं तो वहां पर दिक्कत होती थी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ये केवल जल भाग से गुजरेगी, स्थल में आते ही इसे हटा दिया। भाई वैसे देखेंगे ग्लोब पर तो ये एकदम सीधी दिखेगी, एक तरफ 0 डिग्री देशांतर, दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर, लेकिन ये किसी स्थल भाग में भी तो बीच में कोई देश, कोई महाद्वीप आ गया, सीधी बनाए तो इसको तो सिर्फ जल से गुजारा गया है, इसीलिए मोड़ मोड़ कर इसको 8 स्थानों पर मोड़कर केवल जल से गुजरेगी, ये किसी देश से नहीं। भाई काल्पनिक रेखाएं हैं इस कारण से। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ही कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूछे कौन सी है तो बताओ, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतरराष्ट्रीय, अरे समय लिख दिया गया, सॉरी, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तिथि। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ, 22 अक्टूबर 1884 को, और कौन सी है ये, 180 डिग्री देशांतर है। लिखो यह आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, चुक्शी सागर, चुक्शी सागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा, आर्कटिक, बेरिंग, चुक्शी, प्रशांत महासागरों से होकर गुजरती है। अब लिखोगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कोष्टक में 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से यात्रा करते हुए, पूर्व से यात्रा करते हुए
पश्चिम की ओर पार करने पर, पश्चिम की ओर पार करने पर, यहां से दिन बदलेगा, पार करने पर एक दिन घटेगा या बढ़ेगा। पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन घटेगा, एक दिन कम होगा, एक दिन कम होगा। तथा पश्चिम से, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर, पार करने पर एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से यात्रा करते हुए यदि कोई जहाज पश्चिम की ओर क्रॉस करती है तो एक दिन समय कम होगा, और पश्चिम से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर पार करेगा तो एक दिन समय बढ़ेगा। मान लेते हैं हम यही है 180 डिग्री देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम। यदि कोई यात्रा करते हुए इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तो एक दिन समय क्या होगा, कम, इधर कम हो जाएगा ये। और यदि कोई जहाज पश्चिम से यात्रा करते हुए इसे पूर्व की ओर क्रॉस करे तो एक दिन समय बढ़ जाएगा। इधर समय 12 घंटे एक दिन अधिक था, इधर जाते ही उसको बराबर लाने के लिए क्या कर, क्योंकि अधिक समय से चली वो कम में जा रही है तो एक दिन कम कर दिया। इधर वो एक दिन पीछे है ये, तो इधर एक दिन कम से चली तो आगे जाकर उसको बढ़ा देंगे तो समय बराबर हो जाएगा। बस यही बात आपको यहां पर विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसमें मुख्य बात यही याद रखो, किस दिशा से किस दिशा की ओर पार करने पर एक दिन समय बढ़ता है और एक दिन समय कम होता है। या तो एक दिन बढ़ना ये पूछ लेगा, या यहाँ बार लिख देगा कि मंगलवार से पूर्व से चली तो पश्चिम की ओर पार करने पर कौन सा बार मिलेगा, तो मंगलवार से एक दिन यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार। या कोई डेट रख देगा 3 तारीख को चली तो इधर जाते कितनी तारीख मिलेगी, 2। बस ऐसे बार या तारीख या दिन कुछ भी पूछ सकता है। इसी के साथ आपकी देशांतर रेखाएं हुई समाप्त। अब पृथ्वी पर ये बाह्य संरचना आपको दिखाई दे रही है ग्लोब रूपी पृथ्वी पर। अब इसी में आगे चलते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आती है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या कहानी है ये आपको देखना। लिखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये ग्लोब रूपी पृथ्वी जो है, गेंद रूपी, इस पृथ्वी का बाह्य आवरण तो आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ इस पर कहीं स्थल है, कहीं जल है, कहीं सागर है, कहीं महासागर, कहीं महाद्वीप, चारों तरफ कहीं मिट्टी, धरातल, पर्वत, पठार सब कुछ दिखाई दिया। चारों तरफ जीवन है। लेकिन इस गेंद रूपी पृथ्वी के अंदर क्या मटेरियल है, आंतरिक संरचना क्या है, इसको हर भूगोलवेत्ता में मतभेद है अलग अलग। लेकिन फिर भी सर्वमान्य तौर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में बांटा है, 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? आप धरातल से ऊपर उठकर जाएंगे अक्षोप मंडल में तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। और धरातल से नीचे गड्ढे में उतरोगे पृथ्वी की गहराई में जाने पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री। लिखो पृथ्वी की गहराई में
जाने पर तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है 32 मीटर की गहराई पर। कितने मीटर की गहराई पर? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है, दे लो मन तसल्ली। आगे लिखो, मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया। कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 3 परतों में विभाजित किया गया। मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया। 1 नंबर की फर्स्ट परत ही कौन सी आएगी? भूप्रपटी, जिसे क्रस्ट भी कहते हैं। 2 नंबर की कौन सी होगी? आवरण या मेटल। तीसरी परत कौन सी होगी? बोलो, केंद्रीय भाग, कोर, क्रोड, अंतरम, निफे, ये कुछ नाम इसके और भी आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया। भूप्रपटी, क्रस्ट, आवरण, मेंटल, केंद्रीय भाग, कोर, क्रोड, अंतरम, निफे वगैरह भी इसे कहा जाता है। अब ये 3 आंतरिक संरचनाओं की क्या विशेषता रही है, क्या नहीं रही है, यहीं पर ही लिख लेना, इसी में देखकर। अब देखिएगा, ये विशाल क्या बनने जा रही है? पृथ्वी। ठीक है क्या? बढ़िया है, मान लेते हैं। अब देखो, इसी की अगर आगे की विशेषताओं की बात करें तो ये विशाल पृथ्वी की बाह्य परत है, इस पर धरातल है, मिट्टी है, जल है, वो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इस गेंद रूपी पृथ्वी के अंदर देखेंगे दोनों तरफ से, तो क्या कुछ है? ये अनुमान है। भूकंपीय तरंगों और ज्वालामुखी विस्फोट के लावा के परीक्षण से ऐसा अनुमान है। अन्यथा इतनी गर्म है कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी पर सबसे खोदा गया गहरा गड्ढा रूस का है, लगभग 11 किलोमीटर। तो पृथ्वी का सबसे गहरा नेचुरल गड्ढा भी क्या है? लगभग 11 किलोमीटर, 11,022 मीटर, मेरियाना ट्रेंच। इससे ज़्यादा खोद ही नहीं पाए क्योंकि इतनी गर्मी, हिट, तापमान बढ़ जाता है वहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं इस गेंद रूपी पृथ्वी के ये अंदर का भाग है। अंदर का भाग है, जोगिंदर शांति रख, तुम्हारी अशांति फैल रही है, कीड़ी सी चाल रही है तरह, डटे रहे। अब ये प्रथम परत ही जो आपको दिखाई दे रही है इस गेंद रूपी, चारों तरफ ही मिलेगी ऐसा, ये भूप्रपटी है, ये पृथ्वी की प्रथम परत है और इसी का नाम क्या है? भूप्रपटी या क्रस्ट। ठीक है, भूप्रपटी या क्रस्ट की औसत गहराई जो मानी है, औसत गहराई वो 100 किलोमीटर लगभग। पृथ्वी के अंदर आप 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो कौन सी परत आपको मिलेगी? भूप्रपटी या क्रस्ट। तो इसकी औसत गहराई 100 किलोमीटर हो गई। पृथ्वी के कुल आयतन का ये कितना प्रतिशत भाग है? पृथ्वी के आयतन का यह 0.5% भाग है। छोटी परत है,
0.5% कुल आयतन का। अब इसे दो भागों में बांट दिया। भूपर्पटी के दो पार्ट बने, सियाल व सीमा। भूपर्पटी के दो पार्ट बने, सियाल प्लस सीमा। अब सियाल क्षेत्र में किन किन तत्वों की प्रधानता है? सियाल क्षेत्र में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता है। ऐसे ही सीमा क्षेत्र में किसकी प्रधानता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये मुख्य तौर पर आपकी रेंज के क्वेश्चन हैं। भूपर्पटी पृथ्वी की प्रथम परत है, औसत गहराई लगभग 100 किलोमीटर है, पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग है। इसे दो पार्टों में बांटा, सियाल व सीमा। सियाल में किस क्षेत्र की प्रधानता है? सिलिका व एल्युमिनियम की। और सीमा में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता है। अब दूसरी परत देखते हैं। तो पृथ्वी का ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है? पृथ्वी की दूसरी परत। और पृथ्वी की इस दूसरी परत का नाम ही क्या है? आवरण। आवरण या मेटल, ये पृथ्वी की दूसरी परत शुरू होती है। आवरण या मेटल का निर्माण बेसाल्ट समूह की कठोर चट्टानों से है। बेसाल्ट समूह की कठोर चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसमें बेसाल्ट समूह की कठोर चट्टान पाई जाते हैं। ये आवरण या मेटल है। उसके बाद में बात करते हैं कुल पृथ्वी का आयतन। ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग है? 83% भाग है। सबसे बड़ी परत है आवरण या मेटल। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग है। इसकी औसत गहराई कितनी मानी गई है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर दोनों तरफ से है। 2900 किलोमीटर इसकी औसत गहराई मानी। इसका निर्माण किससे हुआ है, या इसमें किस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है? इसमें लोहा प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता। आवरण में लोहा प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता है। ये दो परत आपकी हुई। अब बात करते हैं दोनों के बीच की। देखिएगा, इसमें ये भूपर्पटी की नीचे की परत है कि नहीं? ये भूपर्पटी की चारों तरफ पृथ्वी के भूपर्पटी की नीचे की परत है, क्रस्ट की। और ये आवरण की ऊपर की परत दिख रही है कि नहीं? अरे दोनों का सीमा लग रही है इनकी, किन किन की? भूपर्पटी की और आवरण की। अब ये जो क्षेत्र बना, ये क्षेत्र किन किन परतों का सम्मिलित रूप है? भूपर्पटी और क्रस्ट। भूपर्पटी की नीचे की परत है ये, आवरण की ऊपर की परत है। यहां आकर भूकंपीय तरंग P व S में अचानक से वृद्धि हो जाती है। इस बात की खोज 1909 ईस्वी में मोहरोवोसिक भूगोलवेत्ता ने की। और यहाँ इससे पहले जब भूकंपीय तरंग चल के आएंगी तो बहुत धीरे गति से चल के आते हैं, और यहाँ पहुँचते ही यकायक भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि हो जाती है। इसे मोहरोवोसिक असंबद्धता कहते हैं। लिखो, मोहरोवोसिक असंबद्धता। मोहरोवोसिक असंबद्धता। मोहरोवोसिक असंबद्धता के आगे लिखेंगे भूपर्पटी की नीचे की परत,
भूप्रपटी की नीचे की परत तथा आवरण की ऊपर की परत, आवरण की ऊपर की परत में आकर भूकंपीय तरंग, 3 प्रकार की तरंग है भूकंप में। भूकंपीय तरंग P व S की गति में, कौन सी तरंग? P व S। भूकंप में 3 तरंग है, P तरंग, S तरंग, L तरंग। तो यहां 2 तरंग P व S की गति में अचानक से वृद्धि होती है, अचानक से वृद्धि होती है, जिसे मोहरोवोसिक असंबद्धता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग बचा, बीच का भाग, यही क्या है? केंद्रीय भाग, कोर निफे। ये भाग आज भी संभवतः द्रव या गैसीय अवस्था में। अरे यहाँ लगभग कितने किलोमीटर के बाद पहुंचे आप? 3000 किलोमीटर के बाद, और 65 मीटर की गहराई, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थात 100 मीटर में कितना बढ़ गया? 3। 1 किलोमीटर में कितना बढ़ गया? 30। और 3000 किलोमीटर तक जाएंगे तो सब कुछ पिघला हुआ है, यहाँ इतना ज़्यादा तापमान है। तो केंद्रीय भाग आज भी द्रव या गैसीय अवस्था में है, ठंडा हुआ ही नहीं। यही पार्ट क्या है? केंद्रीय भाग को कोर भी कहते हैं, तो इसे निफे भी कहा जाता है। केंद्रीय भाग, कोर, निफे लिखो। यह आज भी द्रव व गैसीय अवस्था में, ये भाग आज भी द्रव व गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ये पृथ्वी के सर्वाधिक घनत्व व तापमान वाला भाग है, तो इसका घनत्व व तापमान सर्वाधिक है। घनत्व प्लस तापमान सर्वाधिक है। इस केंद्रीय भाग, तीसरी परत का घनत्व और तापमान पृथ्वी की तीनों परतों में से सर्वाधिक है। इसमें निकल प्लस फेरस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। निकल प्लस फेरस तत्वों की प्रधानता होती है इसमें। निकल का नी, फे का, फेरस का फे, ये 2 शब्द लेने से इसका नाम हो गया निफे। ये पृथ्वी की 3 आंतरिक संरचनाएं थी: भूप्रपटी, क्रस्ट, आवरण, मेटल। ओके।